अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि लेक्चर्स की समझ नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लो। असल में मैं आई हुई हूँ यहाँ लाहौर, सीएसएस के पेपर करीब हैं, तो टेस्ट दे रही हूँ यहाँ पे। एकेडमी ज्वाइन की हुई है, तो इस वजह से मैं नहीं आ सकी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आऊँगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे, जबकि थर्ड सेमेस्टर का तो नेक्स्ट वीक में पेपर है। चलें टॉपिक। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है ये अवान एंड यासीन 2017, ये क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है कि अवान और यासीन ने 2017 में एक पेपर पब्लिश किया था, जिसपे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो वल्नरेबल है क्लाइमेट के बारे में, एंड हैज़ बीन रैंक्ड एज 12th मोस्ट detrimentally impacted country due to the climate change impact on agriculture and livelihood। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान में, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके क्या इफ़ेक्ट हैं ऑन एग्रीकल्चर पे। ठीक है, अब ये सेकंड पे बात हो रही है ग्रीन हाउस गैस इमिशन की। ये फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, क्योंकि फॉसल फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं हमारे यहाँ कंट्री में। ओवर पॉपुलेशन हो रही है, और पॉपुलेशन की वजह से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, गाड़ियों का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से फॉसल फ्यूल्स जो है एक्सट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उस वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिस राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये सारे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं ऑन दी एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब जाहिर है, अब अमेरिका जो कि इंडस्ट्रियल कंट्री है, उस पर तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा क्लाइमेट चेंज का, मतलब पड़ रहा है एक फ़िज़िकल लेवल तक। लेकिन हम लोग जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारा पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, उस पे एक तो हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और दूसरा हमारी फ़िज़िकल उस पे हेल्थ वगैरह पे भी बहुत असरअंदाज हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज। अब अवान एंड यासीन ने 2007 वाले ही अपने उसमें कहा था रिसर्च पेपर में कि पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस्ड कंट्री है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 25 मिलियन पीपल। मोर ओवर पाकिस्तान इज़ द 6th हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड with the annual population increase of approximately 2%। नेक्स्ट है जी, लाइक मोस्ट कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन द एरेबल फूड प्रोडक्शन इन द सेमी एरिड क्लाइमेट, पाकिस्तान नीड्स टू डेवलप एंड अडेप्ट क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज if its goal is to achieve food security. Similarly, a top policy priority must be implemented the climate change mitigation strategies। अब वही बात हो गई कि बहुत से कंट्रीज़ जो हैं, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनकी पॉलिसीज़ में वो शामिल है, ताकि वो एक तो क्लाइमेट को भी कोप कर सकें, और दूसरा फूड सिक्योरिटी जो है अपनी, उसको भी, फूड प्रोडक्शन को, उसको भी यूटिलाइज़ कर सकें, यानी कि फूड प्रोडक्शन भी उनकी कंट्री की पूरी हो, और क्लाइमेट चेंज का भी असर उन पे ज़्यादा ना हो। तो वो अडेप्ट कर रहे हैं क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो डेवलप और अडेप्ट करें क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। और इस काम के लिए हम जो हैं बांग्लादेश से
भी हेल्प ले सकते हैं कि उन्होंने भी पिछले एक डिकेड में जो है वो काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजिंग लाए हैं, क्योंकि वो भी एग्रेरियन कंट्री है। तो उन्होंने भी काफ़ी क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अपनाई हैं। तो हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, हम चाइना से भी हेल्प ले सकते हैं। तो हमारे नेबरहुड में हम इंडिया से भी इवन हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की हुई हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इम्पैक्ट किस किस चीज़ पे होता है? एक तो इम्पैक्ट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, सेकंड है इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स, एंड इम्पैक्ट ऑन द फूड सिक्योरिटी। let us discuss them one by one. So number one, impact on agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर पे किस तरह से इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट चेंज? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रिकॉग्नाइजेबल यूनिवर्सल ट्रूथ है ऑल अराउंड द ग्लोब। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है ये क्लाइमेट चेंज। और एडवर्स इम्पैक्ट है इसके वाटर रिसोर्सेज पे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे, बायोडाइवर्सिटी पे, ह्यूमन पे, एनिमल्स की हेल्थ पे, फॉरेस्ट सिस्टम पे, इवन सोशो इकोनॉमिक सेक्टर पे भी इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं। सेकंड पे वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बीइंग अ वार्म रीजन क्यों है? पाकिस्तान के जो जियोग्राफिकल रीजन है ना, वो ऐसी ये ऐसी जगह पे लोकेटेड है, लोकेशन ऐसी है कि यहाँ का मौसम मोस्टली जो है वो गर्म रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप कंपेयर करें, अगर कहीं भी आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो आपको पता होगा लोग फ़ौरन पहचान जाते हैं हमारे स्किन कलर से भी कि ये साउथ एशियन है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारे साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, ये ईरान है, हम यहाँ के लोग जो हैं मोस्टली वो उनका कलर गंदमी होता है। वो गंदमी कलर क्यों है? क्योंकि वार्म रीजन है, टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई की वजह से हमारा स्किन कलर भी ब्राउन है। सो द वेयर द टेम्परेचर राइजेज आर हायर देन द ग्लोबल एवरेज। थर्ड पे वो कह रहे हैं द लैंड इज जनरली एरिड एंड सेमी एरिड अबाउट 60% ऑफ द एरिया, यानी 60% एरिया में जो इनकी लैंड किस टाइप की है, वो एरिड और सेमी एरिड है। नेक्स्ट है जी अब वो उसी एरिया की ही बात करें, लैंड की बात करें जो एरिड और सेमी एरिड है, उसी की बात करें कि ये रिसीव करती है लेस दैन 250 mm ऑफ द रेन पर एनम, एंड 25% रिसीव करती है 250 से 500 मिलीमीटर। द रिवर्स आर मेनली सप्लाइड बाय द ग्लेशियर्स ऑफ हिंदू कुश, कराकोरम, हिमालय, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग they are reducing rapidly. The economy is agrarian and therefore extremely vulnerable. अब वो कह रहे हैं कि रिवर्स हमारे मेनली वो ग्लेशियर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं पानी को, फिर ग्लेशियर्स और उनके नाम बताए हुए हैं सोर्सेस, जिसकी वजह से अब वो कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना इनका पानी कम हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब चूँकि पानी कम हो रहा है और हम एग्रीकल्चर एग्रेरियन कंट्री हैं और हमारी इकोनॉमी बेस करती है ऑन द एग्रीकल्चर, अब पानी नहीं मिलेगा तो फसलें कहाँ से होंगी? देयरफॉर इसी वजह से जो है हमारी कंडीशन बहुत वल्नरेबल है। In the past few years, Pakistan has been facing gradually bigger periods of inconsistency in monsoon weather and amount of rainfall every year, causing great floods and extensive drought. Therefore, water security, food security, energy security, and agriculture sector of Pakistan are at grave risk on account of the aforementioned reason. अब वही बात कर रहे हैं कि पास्ट फ्यू ईयर में क्या है, पाकिस्तान ने इनकन्सिस्टेंसी आई है पाकिस्तान के मानसून वेदर में, और रेनफॉल जो है हर साल वो इनकन्सिस्टेंट हो रहा है, और उस इनकन्सिस्टेंसी की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, ड्राउट हो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कभी पानी खुद आता ही नहीं है तो ड्राउट हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर सिक्योरिटी और या फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं जी आर रिसर्च मॉडल दैट इंक्लूड द यूज़ ऑफ क्रॉप ग्रोथ simulation method estimated a reduction in crop yield.
पर्टिकुलरली इन राइस एंड वीट। वो रिसर्च मॉडल कह रहे हैं कि उसने वो किया है रिसर्च में आया है कि क्रॉप की ग्रोथ जो है वो भी कम हो रही है, और इस ग्रोथ में स्पेशली राइस और वीट की ग्रोथ है जो, और स्टडी ने भी प्रिडिक्ट किया है कि 6% वीट की यील्ड वो डिक्रीज़ हुई है और 15 to 80% रिडक्शन हुई है बासमती राइस में, एक्सेप्ट द नॉर्दर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान। ये चौधरी एट ऑल ने 1 अगस्त 2017 में ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया हुआ है A significant effect of climate change is observed on wheat crop due to number of agronomic and socio-economic reasons like water accessibility, pesticides, and labor availability, etc. ये लाइन कट हुई है, आप लोग इसे कट ही कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है जी, रेनफॉल जो है वो आर एन imperative for the production of yield winter rabi crops. Several other research concluded that the change in the yield of crop also reveal the same outcomes. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, एनालिसिस वगैरह बता रहे हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्प्लाइड सिस्टम एनालिसिस IIASA ऑस्ट्रिया, उन्होंने कंडक्ट किया है केस स्टडी जिसमें उन्होंने फाउंड किया है कि 2080 तक मेन क्रॉप्स जो हैं तमाम और सीरियल वो श्रिंक हो जाएंगे, पर्टिकुलरली वीट की प्रोडक्शन वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी। द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टडी आर एक्सेसिबल ऑन द वर्ल्ड बैंक नॉलेज पोर्टल। ये चौधरी एट ऑल ने ही अगस्त में 2017 में जो पेपर पब्लिश किया था उसमें कहा है उन्होंने कि ये केस स्टडी जो है वो आपको मिल सकती है वर्ल्ड बैंक नॉलेज पोर्टल पे। फॉर पाकिस्तान दीज प्रिडिक्शन आर फ्राइटनिंग एंड कॉल फॉर कंसिडरेबल एडजस्टमेंट इंटरफेरेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है जी, probable rise in food insecurity and malnutrition is one of the most noteworthy effect of climate change। अब देखें, क्लाइमेट चेंज का एक तो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट है ही है, अब सेकंड वो बता रहा है कि फूड इनसिक्योरिटी भी होगी और माल न्यूट्रिशन भी होगी। माल न्यूट्रिशन आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी भी जो बच्चों की पैदाइश हो रही है तकरीबन 30% से भी ज़्यादा वो माल न्यूट्रिएंट हैं, यानी उनमें खुराक की कमी है। जो माएँ हैं वो ज़्यादा ख्याल नहीं करती अपनी खुराक का, और खुराक की वजह से जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं, बाद में उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो वो बेचारी भी क्या करें अब, उनके पास भी नहीं होता अपनी खुराक पूरी करने को। तो these usual weather patterns have an unfavorable impact on household earning and food security since these catastrophes can destroy crops, vital infrastructure or main public assets and hence can damage the livelihood and increase poverty। तो ये सारी रीजंस बताई हुई हैं कि किस वजह से मतलब क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है ऑन द पब्लिक एसेट्स पे और किस तरह से ये हमारी ज़िंदगियों को डैमेज कर रहा है और इंक्रीज करता है पोवर्टी को। अनदर रीज़न ऑफ रेगुलर क्लाइमेट चेंज इज़ इंक्रीजिंग सी लेवल बढ़ रहा है which further distressing the livelihood in coastal region and river deltas. Speedy glacial thawing will have adverse impact on the amount and dependability of the available irrigation water plus alter flood and drought patterns। ये डेविडसन ने 2018 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि क्लाइमेट चेंज ना सिर्फ ये दूसरे रीजन वालों को इम्पैक्ट कर रहा है बल्कि सी लेवल को इंक्रीज बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से कोस्टल रीजन पे रहने वाले, रिवर डेल्टास पे रहने वाले लोगों को भी ये इफ़ेक्ट कर रहा है। ज़ाहिर है जब वहाँ पे फ्लड्स वगैरह आएंगे, ज़्यादा पानी आएगा तो उनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा, जिसकी स्पीडी वहाँ से माइग्रेशन होगी, उनके पास रहने की जगह नहीं होगी, उनके पास खाने को फूड नहीं होगा, तो ये सारा कुछ भी फूड और ड्राउट पैटर्न में आ जाएगा। नंबर 2 पे है इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स। इसका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट मेजर क्रॉप्स पे। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन मोस्ट ऑफ द एशियन रीजन। Almost 37% of emitted greenhouse gases in these regions are associated with the agriculture practices। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एशियन रीजन में वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 37% अमिट हो रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं।
According to 2020 report of Global Climate Risk Index, Pakistan is the fifth among the countries most highly vulnerable to the global warming and climate change. ये जर्ज ने कहा था इन 2021 में, इसने पेपर पब्लिश किया था, उसमें कहा गया था। अभी मैंने पेपर के नेम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग हायर लेवल में जाते जाएंगे तो आप लोगों को सिर्फ नाम और ईयर ही नहीं बल्कि उस पेपर का नाम भी मेंशन करना होगा जो कि जिसमें ये बात कही गई है। तो अभी सिर्फ इसी तक रहा। तो लेकिन पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप इनका नाम मेंशन करें, बट आपको करना होगा, क्योंकि अगर मैं इसको एमसीक्यूज़ में पूछूंगी, फॉर एग्जांपल जॉर्ज ने 2021 में अपने उसमें पेपर में क्या कहा था, तो यूं भी आ सकता है या फिर एमसीक्यूज़ भी पूछ सकती हूँ मैं। सो बी प्रिपेयर्ड। The agriculture sector is the one sector most affected by the climate change. Many studies suggested that the temperature increase will shift Pakistan cropping seasons and could potentially permanently eliminate the viability of growing some crops. ये गबेटेबो एंड हसन इन 2005 में इन्होंने भी पेपर पब्लिश किया था और कहा था। नेक्स्ट है जी क्लाइमेट चेंज। अब ये बात जो है क्लाइमेट चेंज की इफ़ेक्ट एग्रीकल्चर पे या क्रॉप्स पे, ये सब कुछ रिपीट ही हो रहा है। हर जो वो है ना रिसर्चर, उसने वही बात अपने वर्ड्स में कही है, लेकिन बात वही हो रही है कि बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट हो रहा है उन क्रॉप पे क्लाइमेट चेंज का, एग्रीकल्चर पे, कंट्रीज़ पे, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो सारी बातें सेम है, ठीक है, और बात वही है, उनको घुमा फिरा के सब ने एक ही बात की हुई है। So climate change is threatening the crop production system of our major crops: wheat, maize, cotton, rice and sugarcane. Sorry, it is predicted that there will be 3 degrees Celsius temperature rise by 2040, and by the end of century, temperatures are predicted to have risen 5 to 6 degrees Celsius. That will cause loss up to 50% of their wheat productivity. ये गैनम ने 2010 में अपने पेपर पब्लिश में किया था कि इसने एशियन कंट्रीज़ पे वो रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाय 2040 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो 50% वीट प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। ही इम्पैक्टेड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज significantly change the perception, precipitations and temperature of the earth and the time and growth stages of the crop distribute. The impact of climate change on the crop varies from one crop to another, as cotton is one of the most affected crop. Davidson ने कहा था 2018 में। So next है जी, in Pakistan wheat and rice are the main crops and leading staple food of the agriculture sector. A decrease of 14.7 and 20.5% of the wheat and rice crop due to climate change has been observed in the past few years, with their market price shooting up. हक, बोस एंड शहबाज इन 2021 इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने यही कहा। सो एमिकेबल सोल्यूशन कौन कौन से हैं? एमिकेबल सोल्यूशन उनको कहते हैं जिसपे हम अमल कर सकें, जो अमल के काबिल हों, यानी जो कोई कहानियों वाली बात ना हो, नॉवलों वाली बात ना हो, जिस पे वाकई में अमल किया जा सके। सो नंबर 1 है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एज अ सोल्यूशन। नंबर 2 क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। नंबर 3 इन्वायरमेंटल जस्टिस। नंबर 4 anthropogenic evolution for sustainability, and number 5 agriculture adaptation for the climate change. तो क्या है ये? नंबर 1 पे है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एज अ सोल्यूशन। क्या है जी इसमें कि हर्टल एंड लोबल 2014 में इन्होंने कहा था कि past 2 decades have witnessed the improvement and around 200 million people have been pulled out of hunger, in addition to 26% decrease in the prevalence of the chronic malnutrition in the children. Still, the World Bank has reported that 702 million people are having extremely poor quality of life and about 793 million people are malnutrition, according to the report on the state of food insecurity in the world. यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे ख्याल में पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। उसमें कह रहे हैं
कि 2000 मिलियन पीपल जो हैं 2 डिकेड में यानी 20 सालों में उन्होंने 40 to 26% डिक्रीज़ हुआ है माल न्यूट्रिशन में और हंगर में चिल्ड्रन में। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि 702 मिलियन पीपल वो एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी की लाइफ गुजार रहे हैं, जबकि 793 मिलियन पीपल वो माल न्यूट्रिशनड हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। ठीक है, साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ ग्लोब हैव बीन सर्चिंग फॉर अ रेंज ऑफ सोल्यूशन टू फूड इनसिक्योरिटी। द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर concept is one of the such solution. CSA aims at invigi- invi- invigorating the incorporation of agriculture expansion and climate receptiveness to accomplish food security and growth targets under the shifting weather and rising food requirements. नेक्स्ट है जी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये जो है सोल्यूशन इनिशिएटिव सस्टेनेबिलिटी बूस्ट प्रोडक्शन बूस्ट करेगा, ये इंक्रीज रिजेलियंस डिमिनिश और या एलिमिनेट करेगा ग्रीन हाउस गैसेस को और निसेसिटेट प्रिपरेशन टू डील विद ट्रेड ऑफ्स एंड साइनर्ज एम्ड प्रोडक्टिविटी अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। ये किंच ने कहा था, किंच एट अल इन 2018 के सीएसए जो है वो अडेप्ट करने से एक तो बूस्ट होगा प्रोडक्शन में, रिजेलियंस इंक्रीज होगी और एलिमिनेट होंगी ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से हम हमारे जो ये प्रॉब्लम्स हैं अडेप्टेशन में मिटिगेशन में वो कम होंगे और हमारी फूड इनसिक्योरिटी जो है वो भी कम होगी। पाकिस्तान हैज़ 10 एग्रो इकोलॉजिकल जोन दैट आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द सॉइल कंपोजिशन क्लाइमेट लैंड, यानी कि 10 जोन बताए हुए हैं पाकिस्तान के पाकिस्तान के 10 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। द सिग्निफिकेंट AEZ of Pakistan are Indus Delta, Southern Irrigated Plain, Sandy Desert, Northern Irrigated Plain, बर्नी जहाँ पे रेनफॉल होती है, वेट माउंटेन्स, नॉर्दर्न ड्राई माउंटेन, वेस्टर्न ड्राई माउंटेन, ड्राई वेस्टर्न प्लेटोज एंड सुलेमान प्रेडोमिनेंट। ये खान एट ऑल ने 2021 में एक पेपर पब्लिश किया था, उसमें बताया हुआ है कि वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि अगर हम इन जोन्स को यूटिलाइज़ करें वहाँ पे, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा, टेम्परेचर वहाँ पे हाई नहीं होता, वहाँ पे वार्म नहीं होता, न्यूट्रल जो है वो टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन ये सब सिर्फ कह ही सकते हैं हम, ये मेरे ख्याल में एमिकेबल नहीं है। नेक्स्ट है जी crucial step that is need to be taken by the government are to invest studies to build up a better yielding, heat resistant, drought tolerant and anti-pest array of crop and livestock variety। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि वो हीट रेजिस्टेंट, ड्राउट टॉलरेंट एंड एंटी पेस्ट एरी ऑफ क्रॉप और लाइफ स्टॉक की वैरायटी की बनाए। नेक्स्ट है जी बिल्डिंग अप डाटा ड्राइवन मॉडल्स टू इमिटेट the probable effect of climate change on the varying agriculture production system across the agroeconomical zone। ठीक है, will be significant to guarantee the accurate adaptation and elevation policies are contested appropriate। लॉरेंस वगैरह ने एटोल ने 2019 में पेपर पब्लिश किया था वो। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वर्डिंग यूज़ करें, आप इस वर्डिंग को अपनी अपनी वर्डिंग में भी जिस तरह आपको समझ आता है जो आप लिख सकते हैं इजीली, तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस ये नेम वगैरह रिसर्चर के सही लिख लीजिएगा कि उन्होंने ये कहा था, और जो आपको समझ में आए, जो समझ आ रहा है, वो उसको अपने वर्ड्स में कन्वे कर दीजिएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नंबर 2 पे है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। नंबर 1, climate smart agriculture will require working closely with farmers to adapt their crop management strategies into more resilient practices that limit impact of climate change। ठीक है, कहते हैं क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज को जो है फार्मर के साथ मोर क्लोजली वर्क करने से मतलब उनको बताना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज उनको बतानी चाहिए ताकि
वो रिज़िलिएंट प्रैक्टिसेस उनको पता हो और वो लिमिट हो, जिसकी वजह से वो अपनी क्रॉप्स का ख्याल रखें और लिमिट हो जाए इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द एग्रीकल्चर। नंबर 2 पे है CSA solution will not be singular, solely mechanistic solution, but instead will require holistic approach to crop rotation, fertilization practices, seed selection and irrigation management। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कुछ टाइम वाली सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें होलिस्टिक अप्रोचेस चाहिए जो कि किसकी सूरत में है, क्रॉप रोटेशन की सूरत में है, फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिसेस की सूरत में है, सीड सिलेक्शन एंड इरिगेशन मैनेजमेंट। नंबर 3 है इन्वायरमेंटल जस्टिस। ये आपको इन्वायरमेंटल जस्टिस में जो आ जाता है, क्लाइमेट चेंज विल हैव इरेगुलर इफेक्ट विद अडेप्टिंग सिटीज़ वाइल द मोस्ट एक्सपोज्ड are the very old, the poor, and racial minorities common in all culture. Measures taken by the government to endorse environmental friendly lifestyle in the cities are rather aggravating the prevailing unhealthy vulnerabilities। वो कहता है environmental justice जो है वो प्रिवेल किए जाएं। क्लाइमेट चेंज का जो है अब चूँकि सिटीज़ का फॉर एग्जांपल वो बता रहे हैं कि सिटी लाइफ जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, गाड़ियों की वजह से फ्यूल्स फॉसल फ्यूल वो होते हैं, सिक्रीट होते हैं, धुआं सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है, पोल्यूशन होती है। तो बेटर है कि जो है आपने देखा होगा बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं लाइक अमेरिका वगैरह, उनमें एक नंबर ऑफ जो व्हीकल्स हैं ना वो लिमिटेड है। अब एक घर में एक से ज़्यादा गाड़ी अलाउ नहीं है, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 होंगी, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वो वहाँ का लॉ बन चुका है कि एक गाड़ी अलाउ। तो पाकिस्तान को पाकिस्तान में तो अभी देखा है आपने, जिनके पास नहीं है उनके पास तो नहीं है, लेकिन जिनके पास हैं तो 2-3 भी हैं। तो सिटीज़ में मोस्टली 1-2 तो लाजमी है हर घर में। तो ये एक तरह का ट्रेंड बन गया हुआ है, तो ट्रेंड नहीं बनना चाहिए। हमें मोस्टली लोकल बसेस यूज़ करनी चाहिए, जबकि आजकल लोग लोकल बसेस को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हर कोई अपनी प्राइवेट पर्सनल व्हीकल को ही यूज़ करना चाह रहा है। सो ये भी बहुत एक इन्वायरमेंटल इनजस्टिस है विद विलेजर्स एंड विद सिटीज़ वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूशन हो रही है उसकी, और उस पोल्यूशन का इम्पैक्ट ना सिर्फ सिटीज़ वालों पे बल्कि विलेज वालों पे भी हो रहा है। For a fact, we know flood mitigation strategies always give preferred protection to central business hub while the poor and defenseless rural community is left out. The need is for justice-centered approach to urban climate change adaptation, and city government usko with the scholar of environment and climate justice can design the most effective strategies for addressing the issue with decision makers and regional stakeholders, but all efforts must be justice centered। ठीक है, वही बात हो रही है कि जो जस्टिस सेंटर अप्रोच होती है ना अर्बन क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन में, वो करनी चाहिए किसको, मिल के, सबको इकट्ठे मिल के करनी चाहिए, जो स्कॉलर हैं एनवायरनमेंट के, सिटी गवर्नमेंट को मिल के, और इसके अलावा जो हैं वो डिसीजन मेकर्स हैं, सबको मिल के जस्टिस सेंटर अप्रोच वो फॉलो करनी चाहिए। नंबर 4 एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये rethinking the climate change with adaptation of the focuses on emotion will result in eco-friendly evolution of the problem without a solid understanding of its threat to social system. We know for a fact that emotion play a dominant role in biology. Information regarding the environment is incorporated in surviving organism through the process of adaptation। ये डार्विन ने एक्सप्रेस किया था in the increment of the knowledge में in simple the response of the organism to their environment। कि ये एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि डार्विन की ये थ्योरी है कि जैसा इंसान सोचता है ना, जैसा बिहेव करता है इको फ्रेंडली, क्लाइमेट चेंज आपका इन्वायरमेंट जो है सराउंडिंग का वो वैसे हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचेंगे एक क्लाइमेट को इको फ्रेंडली एवोल्यूशन को अडेप्ट करने का, तो आपका इन्वायरमेंट भी साफ होगा।
ये मलिक एट ऑल ने कहा था 2020 में, उनके जो है रिसर्च पेपर में उन्होंने कहा था। नंबर 5 पे एग्रीकल्चर अडेप्टेशन फॉर क्लाइमेट चेंज। अब अडेप्टेशन कौन कौन सी करनी चाहिए? वी नीड अ सोशल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज फ्रॉम द लेंस ऑफ प्रोग्रेशन फॉर एग्रीकल्चर, adaptive social behavior to the ideas and knowledge to control mechanism for the selection of favored strategies into the collective actions and cooperative network for the better yield. Retention of new information ideas with a practical implementation is favored to adapt climate change strategies. Further, it also shape for collective action that shape for concern emotion for climate change adaptation strategies. अब स्टेप्स कौन से हैं सस्टेनेबिलिटी के? वही बताया हुआ है, प्रेफर टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट rather than private automobile vehicles to cut carbon emission and promote cycling with campus to improve air quality. And number 2, prefer to use filter to maintain water quality. And number 3, prefer to use energy saver system, install solar panels upon rooftop to utilize solar energy or which is renewable form of energy. Number 4 पे है, prefer to address the landlords friends to do eco-friendly farming. And number 5, prefer to recycle atom use, for example plastic bags. And number 6, plant a tree every year to preserve natural habitat. So ये है ट्रेंड ऑफ इम्पोर्ट्स और ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट्स का बताया हुआ है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द नेट ट्रेड इन पाकिस्तान 2020 से 2050 तक के क्या ट्रेंड चल रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क आ रहा है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको नहीं आया, किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।